सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया है। इस मौके पर उन्होंने पीएम को मलारी चमोली की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। साथ ही सीएम धामी ने राज्य के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से पीएम का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी भी दी है। सीएम ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना के सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की जो प्रगति है वो अच्छी तरीके से चल रही है। इसके अलावा ट्रेनों के संचालन में ऋषिकेश में जो योग नगरी के रूप में भी प्रधानमंत्री ने विकसित करने की बात कही थी। जल जीवन मिशन जिस योजना के तहत उत्तराखंड में विभिन्न गांवों को जोड़ा गया है, बड़ा लाभ मिला है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अवगत कराया। उधर डोईवाला के नूनावाला गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें, हर साल पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया जाता है और साथ ही इस दिन गुरु गोविंद सिंह की बताई बातें और शिक्षाओं को भी याद किया जाता है। मैं आज की इस शुभ दिवस पर एक बार फिर पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर सिख धर्म फॉलो करने और हर एक गुरु नानक नाम लेवा जितने भी हमारे भाई हैं, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज सचमुच यहाँ पर जब मैं शहीदी सिंगा नूनावाला गुरुद्वारा साहब में आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शब्द शहीदी अपने आप में इतना प्रेरणादायक शब्द है कि अपने धर्म, आस्था, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के लिए कुर्बानी देना, सुप्रीम सैक्रिफाइस देना, ये सबसे बड़ा लेसन है। और सिंगा तो जो रूप दिया है प्रभु ने, एक हम सबको, पांच प्यारों को इकट्ठा करके जो एक सबक दिया है कि अपने राष्ट्र के लिए हमको क्या करना चाहिए। आज हमने पांच प्यारे, 40 मुक्तों और हर एक शहीद सिंह साहब को, जो 4 साहबजादे हैं, उनको याद किया और उनके नाम से संकल्प लिया है, निश्चय लिया है कि हम मानवता की, धर्म की, आस्था की, राष्ट्र की, परिवार की, हर भारतीय की सेवा। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 11,733 पोलिंग स्टेशन हैं, 3,462 शहरी समेत 8,271 ग्रामीण हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 89,812 है, जिनमें से 87,103 पुरुष और 2,709 महिलाएं शामिल हैं। वहीं देहरादून में 8,19,677 पुरुष और महिलाएं 7,59,078 हैं, जबकि 81 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। ईपी रेशो में जहाँ पे हमारा जो ईपी रेशो में ज़्यादा अंतर होता है, वहाँ पर हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है। उदाहरण के लिए अल्मोड़ा का जो ईपी रेशो है, अगर हम उसको देखते हैं तो आई जस्ट शेयर यू दैट डेटा। जैसे उनका जो बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से अल्मोड़ा में 11,029 का सेंसस रेशियो आ रहा था, लेकिन निर्वाचक नामावली में जो उनका रेशियो आ रहा है वो 945 का आ रहा है। ये ईपी रेशियो नहीं, जेंडर रेशियो बेसिकली। इसमें इसलिए भी अंतर आ रहा है कि जो जनसंख्या हुआ था 2011 में, उसके उपरांत वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मतलब अल्मोड़ा में और पौड़ी में जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, वो उधर कमी आ रही है, लेकिन निर्वाचक जो है वो वही संख्या है जो वर्तमान में वहाँ निवासरत हैं। इसलिए अंतर परिलक्षित हो रहा है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, बट ये जब अगला जनसंख्या का गणना होगा उस समय ही अंतर का समाधान हो सकता है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ मुख्य बातें सामने निकल कर आ रही हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, वो अपनी तैयारियों को लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और निकाय चुनाव प्रदेश में की प्रक्रिया चल रही है।
ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग तमाम तैयारियां कर रहा है और ऐसे में निर्वाचन आयोग के द्वारा जागरूकता अभियान भी जो है वो चलाया जा रहा है ताकि ज्यादातर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। इसी के साथ साथ ही अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो है प्रदेश में 11,733 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 3,462 शहरी और 8,271 ग्रामीण जो है वो पोलिंग स्टेशन है। इसी के साथ साथ अगर प्रदेश में बात की जाए तो करीब 85 लाख से अधिक जो है मतदाता हैं और ऐसे में जिसमें सर्विस मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो करीब 90,000 सर्विस मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या करीब 87,000 है, महिला की उसमें संख्या करीब 3,000 के लगभग है। तो इसी तरीके से जो है ये तमाम संख्या है और सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो 30 से 39 आयु वर्ग के 22,67,477 मतदाता प्रदेश में 30 से 39 की उम्र के हैं। 20 से 29 की आयु वर्ग के जो युवा मतदाता हैं वो 16,27,000 के लगभग हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम मतदाता जो है प्रदेश में है और ऐसे में निर्वाचन आयोग भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है चुनाव को सही ढंग से और अच्छे तरीके से चुनाव हो सके, क्योंकि जो निकाय चुनाव है इनमें कई बार इस तरीके की चीजें भी सामने आती है, कई बार जो है हंगामा भी होता है, कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आती है। तो उसको लेकर भी पुलिस फोर्स की तैनाती हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, इसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियां जो है वो चल रही है और इसी को लेकर के जो है तमाम तैयारी अब आगे भी जो है वो जारी निर्वाचन आयोग की रहने वाली है। अरुण, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है और अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर कितना इजाफा आप देखते हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए देहरादून में भी जो मतदाता हैं उनमें इजाफा हुआ है और वर्तमान में देहरादून में करीब 8 लाख से अधिक जो है मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है और महिला मतदाताओं की संख्या थोड़ी उससे कम है और वहीं ट्रांसजेंडर की जो संख्या है वो 81 ट्रांसजेंडर वोटर देहरादून में है। तो ऐसे में लगातार जो है मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश लगातार ये रहती है कि मतदान की जो मत प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए और इसको लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान भी होते हैं और ऐसे में अब इस बार कितना मत प्रतिशत बढ़ता है पिछले वर्ष के मुकाबले, जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 में निकाय चुनाव, उसके मुकाबले इस वर्ष कितना मत प्रतिशत बढ़ता है और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए क्या कुछ तैयारी करता है और क्या कुछ और भी आगे तैयारियां होती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। शुक्रिया अरुण आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बारे में देहरादून डीएम सविन बंसल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को लेकर फोर्स मैनेजमेंट की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमारे निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार सभी तैयारियां विद इन टाइमलाइन है, ट्रेनिंग्स चल रही हैं और हमारे जो बूथ डिप्लॉयमेंट प्लान है वो भी शेयर किए जा चुके हैं। वहाँ पर जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनका भी निरीक्षण किया जा चुका है और अपग्रेड किए जा रहे हैं। हालांकि माइनर अपग्रेडेशन ही है, लेकिन वी आर ट्राइंग कि वोटर्स को कोई भी असुविधा ना हो वाइल कास्टिंग बैलेट। हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं उनकी रैंडमाइजेशन ऑलरेडी कमेंस हो ही चुकी है और जो इस बीच इंस्पेक्शंस हैं सेंसिटिव एरियाज की वो जॉइंटली हमारे ऑफिसर्स पुलिस के द्वारा चली रही है। सो वी एक्सपेक्ट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही अल्मोड़ा में नगर निकाय चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा के समर्थन में वोट मांगे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा नगर की पटाल बाजार में पैदल घूमकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा नगर निगम सीट पर कमल का फूल खिलने का दावा किया है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि नगर पालिका अल्मोड़ा अपने आप में बहुत पुरानी नगर पालिका है। पहली बार नगर पालिका का चुनाव मेयर के रूप में हो रहा है और इसलिए ये अपने आप में पहला नगर का मेयर का निर्णय अल्मोड़ा की जनता ने लेना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रत्याशी हैं अजय वर्मा जी बहुत सरल हैं, कर्मठ हैं
बहुत सभ्य हैं और पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उनका जो समर्पण का भाव है लगातार अल्मोड़ा नगर के लिए रहा है। पहले भी उन्होंने एक चुनाव लड़ा है जिसमें वो थोड़े से वोटों से ही बनते बनते रह गए और अब ये मेयर का चुनाव है। मुझे जिस प्रकार का माहौल और वातावरण दिख रहा है उससे मैं कह सकता हूं कि अजय वर्मा जी की एक ऐतिहासिक जीत इस अल्मोड़ा शहर से। उत्तर प्रदेश में जियो फाइबर के मैनेजर की किडनैपिंग और 20 लाख की फिरौती के मामले में पुलिस एनकाउंटर पर अल्मोड़ा के वाल्मीकि और एससी समाज के लोगों ने विरोध जताया है। भारी संख्या में पहुंचे आक्रोशित लोगों ने केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और एसएसपी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि यूपी पुलिस एसटीएफ की बदमाशों से मुरादाबाद में मुठभेड़ हो गई थी जिसमें 2 अपहरणकर्ताओं को गोली लगी जबकि 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 3 आरोपी अल्मोड़ा के निवासी हैं। नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि चूंकि कानून अपना काम करता है और कानून उसमें निस्वार्थ भावना से काम करेगा और किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और निर्दोष अगर कोई हैं तो उनको निर्दोष रहेंगे और जो दोषी हैं उनको उपयुक्त सज़ा जो भी उनके लायक होगी कानून में उस तरीके की मैं ये चाहता हूँ कि जो भी निर्णय हो उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का निस्वार्थ भावना के साथ होना चाहिए। हाँ, आज ये राजपुरा से कुछ लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। इनका कहना यही है कि जब ये हाथरस में जो किडनैप वाली जो घटना घटित हुई है उस संबंध में जो है निष्पक्ष जांच कराने के लिए इन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इनका ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया है और जितना भी इसमें कार्रवाई की जाएगी जो हमारे समझ से हमारे स्तर से होगा उस पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। को लेके गए। मेरा बेटा ऐसा है ही 19 साल का मेरा बेटा है। ये चीज उसने देखी नहीं, मुरादाबाद कभी गया नहीं, अल्मोड़ा के बाहर कभी देखा भी नहीं। उसने इतने बड़े उसने फंसा के रख दिया और अपना लोग सब गायब हो गए। जिन लोगों को यहाँ से लेके गए उनका नाम और निशान नहीं है। मेरे बेटे से और विशाल से पूछताछ हो रही है जो जिनका किसी में हाथ नहीं है। आज हमारी मांग मंत्री जी से यही है, मंत्री जी आपको हमने वोटों से जिताया है और आप भी अनुसूचित जाति के हैं, हम भी अनुसूचित जाति के हैं। आपका कर्तव्य है ये जो इन्हें लड़कों को बच्चों को फंसाया गया है इन्हें निष्पक्ष जांच करके इनको निकाला जाए। नहीं तो हम मुरादाबाद में भी धरना देंगे, हर जगह धरना देंगे। अगर नहीं हुआ तो 28 तारीख को 19 तारीख को हम पूरे अल्मोड़ा में अल्मोड़ा की सफाई व्यवस्था बंद करवा देंगे। चाहते थे उनकी इनकी मुलाकात हुई है और इनके लिए इन्होंने खाना लाना, इनकी व्यवस्था करना, शराब लाना, सिर्फ थोड़े से लालच में ये बच्चे फंसे गए हैं। और जो टीम यूपी से आई है वो 3 लोगों को यहाँ से लेके गए हैं। उनका ये भी नहीं पता कि वो ये 3 लोग थे या दूसरे थे। उनका नाम ही नहीं है सर, जो वहाँ से आए थे यूपी से। वहाँ पे एनकाउंटर दिखाया अल्मोड़ा में, ना पुलिस प्रशासन को पता है ना कुछ। और जो होटल व्यवसाय था उसका डीवीआर उखाड़ के ले गए सबूत मिटाने के लिए। सर ये हमारी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नसीम अहमद फोन लाइन पर हमारे साथ है। नसीम, किडनैपिंग के मामले में जिन लोगों को लेकर अल्मोड़ा से उत्तर प्रदेश पुलिस गई है और लोग आक्रोश जता रहे हैं, क्या लगता है कि ज्ञापन भी सौंपा गया है? क्या इसमें कुछ हस्तक्षेप किया जाएगा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की ओर से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, विगत दिनों हाथरस के कोई फाइबर कंपनी के मैनेजर थे, उनको किडनैपिंग का मामला था। उनको कुछ लोग लाकर अल्मोड़ा के कसाती डिस्ट्रिक्ट रिजॉर्ट में उन्होंने रखा था, जिसके बाद वो फिरौती की रकम लेने के लिए उसको मुरादाबाद भी ले गए, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्मोड़ा के लोग को भी उसमें शामिल से हुआ। और उसके बाद वहाँ की पुलिस ने उनको इनकाउंटर भी किया, गोली चलाई और जो फाइबर मैनेजर था वो तो उसको तो क्लियर किया था। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के यहाँ कसाटे की रिजॉर्ट में लोग वहाँ पे अपनी पार्टी मना रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने आके उन लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार करके ले गए। जिसके बाद यहाँ उनके परिजनों में और अन्य स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर के आज सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा को उन्होंने यहाँ अल्मोड़ा पहुंचे, उनको घेरा और उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने निष्पक्ष जांच करने की मांग की। ठीक है नसीम, आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि इस पर अभी पूरी तरीके से पुलिस जांच कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग महिला खिलाड़ी ने अपने कोच पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पीड़िता थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उसने कोच पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा और कोच को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके बाद मामला सच साबित होने पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का कैंप आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो नाबालिग बच्ची भी है, उसके द्वारा कल शाम को पुलिस को यह सूचना दी गई कि उसके कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है और उसके इस पूरी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल कराया गया। और साथ में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मुकदमा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNS के तहत ये मुकदमा है और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके कोच को हिरासत में लिया गया पूछताछ। खबर चमोली जिले से है, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिना परमिशन के ऊंचाई वाले स्तरों पर न जाने की हिदायत जिला प्रशासन को दी गई है। वहीं बर्फ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में JCB मशीन भी लगवाई गई है, ताकि बर्फबारी ज्यादा होने से रास्तों को सुचारू किया जा सके। आज और कल का मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उसको लेकर प्रशासन और सभी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं और जितने भी हमारे आच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में JCB मशीन तैनात हैं, ताकि कोई भी रोड लंबे समय तक अवरुद्ध ना रहे। और बिजली विभाग और जितने पेयजल से संबंधित हमारे डिवीजन्स हैं जल निगम और जल संस्थान के, उनको भी अलर्ट किया गया है कि लोगों को कम से कम रिस्पांस टाइम रखते हुए सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि आम जनमानस को किसी पौड़ी नगर पालिका चुनाव में हर तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी नए नए तरीके आजमा रहे हैं, ताकि उनका मत प्रतिशत बढ़ सके। ऐसे में कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी यशोदा नेगी बिचली राय पहुंची, जहां लव सिटी क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्लब के कोषाध्यक्ष कमल भंडारी और सचिव कुलदीप रावत ने बताया कि नाइट वॉरियर और रॉयल क्लब के बीच खेले गए मैच की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा नेगी ने की, जहां उन्होंने खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी पर हाथ आजमाते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सम्मानित जनता का बच्चों ने मेरे से ये मांग रखी है कि देखो हम ये ग्राउंड हमारे लिए नहीं है खेलने के लिए, फिर भी हम देखो इन खेतों की शोभा बढ़ाकर और अपने खेल रहे हैं, इसमें अपनी प्रतियोगिता रख रहे हैं। तो मैंने इनसे ये वादा किया है कि अगर मुझे नगर पालिका पद मिल गया तो इनके लिए मैं कहीं ना कहीं ग्राउंड बनाऊंगा। पहली बार आयोजन किया जा रहा है यहाँ प्रेमनगर में टूर्नामेंट का, और यहाँ पे यशोदा नेगी जी आई थी जो अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका के लिए उठी हैं। यहाँ पे आए तो कई थे, पर विधायक हो गया, सांसद हो गया। पहले भी हमने उनसे बात रखी थी यहाँ पे ग्राउंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है हमारे लिए ग्राउंड, जो बच्चे जा नहीं पाते हैं, पैदल कौन जाएगा डेली। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं का उपचार शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेजों से की गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और ज्यादा सही करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइन के अनुसार किसी भी अस्पताल की ये जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी में आने वाले हर एक मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराई जाए। अगर मरीज के पास पैसे नहीं हैं, तब भी डॉक्टर या अस्पताल उसके इलाज में ना ही देरी करेंगे और ना ही इलाज से इनकार करेंगे। वहीं अगर इस काम में किसी की भी लापरवाही पाई गई तो मेडिकल कॉलेज के MS या प्राचार्य को इस पर जवाब देना होगा। अभी जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंतर्गत जितने भी चिकित्सालय हैं, और 1 जनवरी से हमने ये SOP जारी करने के निर्देश दिए और जारी हो चुकी है। और इमरजेंसी विभाग में जब भी कोई मरीज आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि हमारे चिकित्सकों को जो भी इमरजेंसी में हैं कि वो तत्काल जो है मरीजों को अटेंड करें, उन्हें देखें, उन्हें उपचार जो भी मिलना चाहिए वो प्रदान करें, और अधिकतम
10 मिनट का जो समय दिया है। कभी कभार जो है भीड़ होती है मरीजों की इमरजेंसी में, फिर भी जो है हमने ये बोला है कि तत्काल जो है उन्हें सेवा प्रदान की जाए और अधिकतम 10 मिनट में उनका उपचार। चमोली जिले में 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार वैन को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से ब्लॉकों के लिए रवाना किया। वहीं कलेक्ट्रेट से गोपेश्वर मुख्यालय पहुंचने पर राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि शुभंकर मौली 6 से 8 जनवरी तक चमोली जिले के सभी ब्लॉकों के कई स्थानों और शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो मेरा नाम रश्मि बिस्ट, मैं एथलेटिक कोच गोपेश्वर। तो हमारे पास ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बार उत्तराखंड को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेशनल गेम हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो सब लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट है। राष्ट्रीय खेल का जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल्द्वानी से किया था और ये वैन कुमाऊं के जिलों से होते हुए आज हमारे मुख्यालय गोपेश्वर में आई है। और इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए विद्यार्थी लोग हैं, वो आज आए थे और एक ये प्रचार प्रसार के लिए पूरे जिले में इसका भ्रमण होगा वैन का। और जो मैस्कट है राष्ट्रीय खेलों का मौली, वो भी इसके साथ ही है वैन के। और आगामी दिनों में 9 तारीख को पुलिस लाइन गोपेश्वर में एक बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय खेल के प्रचार प्रसार हेतु, जिसकी अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। और जितना भी हमारे यहाँ पे ये वैन जाएगी, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे तहसीलों में प्रशासन पुलिस उसका सुचारू आवागमन का कार्य करेगी। और क्योंकि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है, तो पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है और पूरा प्रशासन इसको बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहा है।